प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, लगातार आज हम लोग 7वें दिन प्यारे बच्चों लाइव आ चुके हैं। यानी कि आपका 3 बच्चों मतलब गद्य खंड में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, काव्य खंड में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया और ग्रामर में हम लोगों ने टोटल बच्चों 2 क्लास कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा क्रैश कोर्स का 7वां क्लास होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरे बच्चे जल्दी बताओ। चलिए, तो मेरे बच्चे जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बच्चे रोबिन कुमार हैं, मंजीत कुमार हैं, सत्येंद्र हैं, शालोनी हैं, संतोष कुमार हैं, प्रीति हैं, कंचन हैं, सुनीता हैं और ढेर सारे प्यारे बच्चों मेरे साथ जुड़े ना। मेरे साथ बच्चों की संख्या जुड़ गई है। आइए बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पाएंगे, यहाँ लिखा है बिहार इंटर परीक्षा 2026 और बच्चों यहाँ लिखा है क्लास 12th का हिंदी और गद्य खंड में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति। बच्चों आपको पता होगा कि हमारे देश में मेरे बच्चे वर्ष 1974 की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी बच्चों और देश में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गई थी। तो उस समय बच्चों पूरे देश में बच्चों क्रांति किया गया था, है ना। उसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। आप लोग जानते हैं, हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्यारे से सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग बच्चों जल्दी से। और एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग फिर क्लास में जब अंदर जाते हैं, क्लास के अंदर जब एंट्री करते हैं, तो आप लोग भूल जाते हैं कि हमें शेयर भी करना है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों कि मैंने एक प्यारा सा पोल किया है, जहां मैंने आप लोगों से पूछा है कि हाउ इज द जोश, आपके अंदर कितना जोश है। तो जहां कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल है, आप मुझे बताइए। हाई है तो हाई पे क्लिक कीजिए, लो है तो लो पे क्लिक कीजिए। मैं देख रहा हूं लगभग 7,6500 बच्चों ने पोल किया है। अप्रोक्स 97% बच्चों का जोश एकदम हाई लेवल पर है, एकदम हाई लेवल पर सबका जोश है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है प्यारे बच्चों, हमने बताया कि संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर का नाम है। जब हमारे देश में कब की घटना है बच्चों, बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कब की घटना है गुरुदेव? वर्ष 1974 की घटना है। वर्ष 1974 की घटना है जब पूरे देश में बच्चों संपूर्ण क्रांति हुआ था। यानी जो वर्तमान की सरकार उस समय थी, उनका लोगों के द्वारा बहिष्कार किया गया था कि भाई सरकार हटाओ, सरकार हटाओ, सरकार हटाओ, सरकार हमें गरीब बना रही है, सरकार हमें बेरोजगार बना रही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो इसका वन शॉट हम लोग लेक्चर देखेंगे। वन शॉट मतलब एक क्लास के अंदर हम आपको सब कुछ बताते हैं। क्रैश कोर्स में यही होता है। और इनके जो लेखक हैं आप लोग जानते हैं, लेखक का नाम है बच्चों जेपी, है ना। जेपी का मतलब क्या होता है? जे से जय प्रकाश, है ना। जे से जय मेरे बच्चे प्रकाश, है ना। तो जेपी नाम है, मतलब कि जय प्रकाश। और इनका पूरा जेपीएन जयप्रकाश नारायण पूरा नाम है लेखक जी का। आइए बढ़ते हैं आगे। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, सब लोग आशीर्वाद लीजिए। प्यारे बच्चों, हमारा मोटिवेशन है अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। हमेशा बच्चों मैं कहता हूं आप सभी के अंदर अभी जवानी है और जवानी में इंसान बहुत कुछ कर देता है। तो अभी आप लोग जवान हैं बच्चों, और जवान लोग जो होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति क्या होते हैं? अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप जवान हैं तो जवानी दिखनी चाहिए। मतलब अगर बच्चों आप, है ना, अगर आप जवान हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति जोशीले रहिए। हमेशा आपके अंदर जुनून होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ कुछ लोग होते हैं एकदम ऐसे मड़ियल की तरह रहते हैं, वो करते हैं नहीं बच्चों, पूरा जोश होना चाहिए। कहते हैं विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। हमेशा लाइफ में परिश्रम का फल सबको मिलता है। मेरे बच्चे बताइए कि हमें काव्य खंड में हमें बच्चों गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? हमें काव्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? और लगभग व्याकरण में भी बच्चों हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो मैं कहूंगा आप लोगों को कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें गद्य खंड के अंदर टोटल 13 क्लास करना है, काव्य खंड के 13, और बच्चों व्याकरण भी हम 13 क्लास में कवर कर देंगे। मान के चलिए कि 13 क्लास के अंदर हम सब कुछ बच्चों 13 क्लास के अंदर हम आपका सब कुछ कवर कर देंगे। यानी हम 13 क्लास में आपका जो बच्चों आपका जो चैप्टर है
गद्यखंड तो कवर हो ही जाएगा, 13 क्लास में काव्यखंड हो ही जाएगा, और ग्रामर भी बच्चों 13 क्लास में लगभग कवर कर देंगे, थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो देखा जाएगा। तो टोटल बच्चों हमें हिंदी में लगभग 39 क्लास हमें टोटल करना है, और 39 में अभी तक में जो क्लास हो चुका है वो बच्चों 2 क्लास यहाँ से, 2 क्लास यहाँ से और 2 क्लास यहाँ से, यानी बच्चों टोटल 6 क्लास अपना हो चुका है। जो लोग सभी क्लास को देखे हैं एक बार दिल बनाकर भेजिए कि संजय सर हम हर क्लास को देखते हैं, सभी क्लास को देखते हैं। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ सब लोग कि सर 13 करके 39 होगा टोटल। अगर आप सभी क्लास को देखते हैं तो दिल बनाकर भेजिए। नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, अभी पढ़ाने दीजिए, अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम लोग सर प्रतिपूर्ति क्या होगा, 1 शॉट का क्लास है। अगर आपके मन में सवाल ऐसा उत्पन्न होता है कि सर प्रतिपूर्ति भी पढ़ाना है तो मैं कहूँगा यस पढ़ाना है, यस बच्चों, और वो भी 1 शॉट के अंदर, है ना। 1 शॉट के अंदर 1 दिन का लेक्चर वहाँ लगाएंगे, 1 दिन का लेक्चर इसमें जोड़ लीजिए तो 40 डे का क्लास है बच्चों। ये क्रैश कोर्स हिंदी का 40 डे का है, समझो 40 डे का, 1 दिन का प्रतिपूर्ति ऐड करके 40 डे का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग जो है ना, हम लोग बच्चों जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है बच्चों गद्यखंड का, माफ कीजिएगा गद्यखंड का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर बच्चों दूसरा नहीं तीसरा, चैप्टर नंबर तीसरा है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। थोड़ा सा बच्चों मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर के बारे में, है ना, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आप लोग पढ़े होंगे। जैसा कि मैंने कहा बच्चों कि वर्ष 1974 में हमारे देश में बच्चों किसकी सरकार थी बताइए। वर्ष 1974 की यह घटना है। वर्ष 1974 में हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी बच्चों, है ना, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, है ना, मेरे बच्चे माफ कीजिएगा, है ना, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। और बच्चों याद रखिएगा हमेशा चाहे सरकार किसकी भी, है ना, किसी की भी हो, आदमी को ऐसा लगता है कि और बेहतर होना चाहिए, जो हो रहा है उससे और बेहतर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ ना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में, जैसे अभी देख रहे होंगे बच्चों कि अभी देश में जॉब नहीं है ना, अभी देश में जॉब नहीं है मेरे बच्चे, उस समय जॉब तो नहीं था, और बच्चों बहुत ज़्यादा गरीबी थी, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही थी, बहुत गरीबी हो रही थी, और देश में कोई नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं थी और बहुत गरीबी थे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो किसका विरोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग जो है बच्चों विरोध करते हैं किसका, सरकार का, सरकार का बच्चों विरोध करने लगे। और ये विरोध बच्चों सबसे अधिक विरोध किसने किया, सबसे अधिक विरोध इस बार बच्चों वर्ष 1974 में जो सबसे अधिक विरोध हुआ वो बच्चों छात्रों ने विरोध किया। किसने किया, छात्रों ने किया। इसीलिए बच्चों हम इसे संपूर्ण क्रांति जो नारा जिसमें दिया गया था, इसे छात्र आंदोलन से भी जाने जाते हैं ना, इसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सभी छात्रों ने अपना लीडर चुना, सभी छात्रों ने अपना नेता के रूप में किसे चुना बताइएगा, है ना। हमेशा बच्चों सरकार से पंगा लेने के लिए कोई बढ़िया आदमी चाहिए, एकदम मजेदार कोई आदमी चाहिए जिसके अंदर दम हो, जो सरकार से बच्चों टक्कर ले सके। तो सरकार के खिलाफ, सरकार से टक्कर लेने के लिए स्टूडेंट ने किस व्यक्ति को चुना, तो सब स्टूडेंट ने कहा कि भाई हम लोग जयप्रकाश नारायण को अपना नेता बनाएंगे। किसको बनाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी को क्या बनाएंगे, अपना नेता बनाएंगे। स्टार्टिंग में तो जयप्रकाश नेता ना, स्टार्टिंग में तो जयप्रकाश नारायण ने कहा, है ना, स्टार्टिंग में तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि हम नेता नहीं बनेंगे, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और हम नेता बनने लायक अब नहीं है। लेकिन फिर वो तैयार हो गए, लेकिन अपने शर्त पर तैयार हुए कि जब हम नेता बनेंगे तो हम किसी के बात पर नहीं चलेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि पीछे से कोई मुझे मॉनिटरिंग करे, हम जो कहना चाहेंगे अपने आप से कहेंगे, अब मतलब खुद से कहेंगे। तो मेरे बच्चे इसका जो नेता बनाया गया जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया। अब जयप्रकाश नारायण जी ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। ये सभा कहाँ हुआ था बता सकते हैं, बहुत बड़ी सभा का आयोजन बच्चों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कहां पे किया गया था, क्या आप बता सकते हैं। तो बहुत बड़ी सभा का आयोजन जयप्रकाश नारायण के द्वारा बच्चों कहां किया गया था, गांधी मैदान में, है ना। आप सब लोग जानते होंगे पटना के गांधी मैदान में, है ना, पटना के गांधी मैदान में क्या किया गया था, एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। और प्यारे बच्चों कहते हैं ये डेट कब की थी, डेट पता है आपको, तो सर 5 जून, है ना, 5 जून 1974 की घटना है। 5 जून 1974 को एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन रखा गया। और उसी सभा में जयप्रकाश नारायण जी ने एक
क्रांतिकारी भाषण दिया बच्चों। क्या दिया है ना, क्रांतिकारी, क्या दिया, क्रांतिकारी भाषण दिया बच्चों। इसलिए ये जो चैप्टर है ना, ये है ना, ये जो चैप्टर एक भाषण है, यह चैप्टर एक भाषण है। और इसी भाषण का कुछ अंश उठा करके, इसी भाषण का कुछ अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी भाषण का कुछ अंश हम लोग पढ़ेंगे जिसका टाइटल क्या है बच्चों, इसी भाषण का कुछ अंश है जिसका टाइटल है बच्चों संपूर्ण क्रांति। एक्चुअल में ये संपूर्ण क्रांति जो है, ये नारा दिया गया था कि है ना, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, और है ना पूरी तरह से क्रांति, यानी एक होता है सरकार का थोड़ा विरोध करना, एक होता है कि सरकार को थोड़ा बहुत विरोध कीजिए, सरकार जॉब नहीं देती है, निकम्मी सरकार है ना, ये हो गया बच्चों, है ना, सरकार हमें और गरीब बना रही है, अच्छी सरकार नहीं है। थोड़ा बहुत ट्विटर पर बच्चों हम, है ना, अगर आप मान के चलो आज के ज़माने में हम फेसबुक पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये संपूर्ण क्रांति है? हम ट्विटर पर विरोध कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे कर रहे हैं, हम बच्चों सिर्फ बिहार में कर रहे हैं, तो बताइए क्या इसे संपूर्ण क्रांति कहा जाएगा? बोलो यस और नो। नहीं सर, ऐसी क्रांति को संपूर्ण क्रांति नहीं कहते हैं। संपूर्ण क्रांति का मतलब होता है कि पूरे देश में और हर प्रकार से क्रांति, हर प्रकार से सरकार के सब काम में विघ्न उत्पन्न करना। सरकार कह रही है राशन लेने के लिए लाइन में लगो, नहीं लगेंगे। सरकार कह रही है बच्चों कि इस योजना में अपना आधार कार्ड बनवाओ, नहीं बनाएंगे। मतलब हर तरह से विरोध। तो मेरे बच्चे यहां पर हर तरह से विरोध किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने, कि पूरी तरीके से सरकार का विरोध किया जाएगा। और वो भी किस सरकार का मेरे बच्चे, किस सरकार का बताओ? तो कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस सरकार का उस समय क्या हो रहा था? नेशनल लेवल पर एकदम, है ना मेरे बच्चे, नेशनल लेवल पर कहते सरकार की, और यहां विरोध हुआ था सरकार की, है ना। किसी बच्चों, जयप्रकाश नारायण कहते थे कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से है क्या बताओ? कहते नहीं, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई तो नीतियों से है। जो सरकार की गलत नीति है बच्चों, जो सरकार की गलत नीति है, इन नीतियों से मेरी लड़ाई है। तो बच्चों इस चैप्टर में यही हम लोग को पढ़ना है। अब हम चैप्टर शुरू करें तो बच्चों एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी चैप्टर को शुरू कीजिए। थोड़ा बहुत तो आप चैप्टर के बारे में बता दिए कि इस चैप्टर में कुछ नहीं हुआ है, एक भाषण दिया गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया है। और उस भाषण में जो जो चीज कहा गया है उसी के कुछ भाग को काट करके इस चैप्टर में रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है संपूर्ण क्रांति, जिसका नाम रखा गया है संपूर्ण क्रांति। शुरू करें, चलिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? लेखक के बारे में, क्योंकि चैप्टर में लेखक जी के विषय में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो लेखक के बारे में सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि लेखक का नाम याद कीजिए, जयप्रकाश नारायण। बचपन का नाम बाउल। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? कहिएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। कहते हैं कि बड़े होने पर इन्हें जेपी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जे से जयप्रकाश, ना जेपी से मतलब जयप्रकाश। कहते हैं अपनी पक्षधरता के लिए इन्हें नाम रखा गया लोकनायक। लोक मतलब कि जनता, नायक मतलब हीरो, जनता का हीरो मतलब लोकनायक। तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा यहां से कि लेखक का नाम, संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो कहिएगा जेपी। और कहते हैं कि बच्चों लोक जो है, लोकनायक के रूप में, है ना, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, तो दिल बनाकर कोई भी इमोजी बनाकर भेजिए कि सर कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाए हम बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाए हम बता देंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में बच्चों पढ़ना है कि लेखक जी का जो जन्म है बच्चों वो कब हुआ था? तो लेखक जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ और 79 में इनकी मृत्यु हुई। यानी कि बच्चों कितने वर्ष जिए थे? कितने वर्ष? तो अप्रोक्स 77 साल जिए थे बच्चों। और जब ये भाषण दे रहे थे, जिस समय भाषण दे रहे थे उस समय उम्र कितनी थी ये भी पूछा जाता है। तो देखिए 1974 में भाषण दे रहे थे, 1902 में जन्म हुआ, तो जिस समय भाषण दे रहे थे उस समय 72 साल उम्र था बच्चों। अभी तो 72 साल से पहले लोग भगवान के पास चले जाते हैं, स्वर्ग लोग में चले जाते हैं। समझिए बच्चों, बूढ़ा इंसान इतना जोशीला भाषण दे रहा था। तो प्यारे बच्चों 72 साल, बताइए कौन सा उम्र होता है? बुढ़ापे का उम्र होता है कि जवानी चढ़ता है उस समय? बताइए, बुढ़ापे का उम्र है कि जवानी का उम्र है? सर एकदम बुढ़ापे का उम्र हो जाता है।
कहते हैं अक्टूबर महीना में जन्म हुआ, अक्टूबर महीना में जन्म हुआ, अक्टूबर में ही मृत्यु हुई बच्चों। कहते हैं जन्म हुआ था सिताब दियारा बच्चों, गांव का नाम था सिताब दियारा, है ना, यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है बच्चों। जहां पर इनका जन्म हुआ था कह सकते हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका गांव था, ये जो इनका गांव था जिनका नाम था बच्चों सिताब, क्या नाम था, नाम क्या था बच्चों, सिताब, सिताब दियारा। तो बच्चों सिताब दियारा जो गांव था इसका कुछ भाग कहाँ पड़ता था गुरुदेव, कुछ भाग यूपी में और कुछ भाग कहाँ पड़ता था, बिहार में पड़ता था। तो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चों कुछ भाग यूपी में और कुछ भाग बिहार में पड़ता था। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे, तो यस लिख करके भेजिए गुरुदेव, आप पूछ लीजिए। पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, हम कहेंगे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु कब हुआ तो मृत्यु हुआ बच्चों 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि है ना जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, तो हम कहेंगे बच्चों सिताब दियारा गांव था, और बलिया बच्चों यूपी का जिला है बलिया और बिहार का जिला है बच्चों सारण। ये दोनों जिला के बीच में बच्चों ये गांव पड़ता था, दोनों के बीच में ये गांव पड़ता था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला बच्चों कहते हैं कि माता जी का नाम था फूल रानी और पिताजी का नाम हरसू दयाल। कहते हैं पत्नी का नाम प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी। तो मेरे बच्चे 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से याद कीजिए, जल्दी जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है 4 ठो क्वेश्चन याद कीजिए। पहला, जयप्रकाश नारायण जी की मम्मी का नाम, माता जी का नाम। जयप्रकाश नारायण जी की माँ का नाम क्या था पूछा जाएगा, कहिएगा फूल रानी। जयप्रकाश जी के पिता का क्या नाम था, कहिएगा हरसू दयाल। जयप्रकाश जी के पत्नी का नाम क्या था, कहिएगा प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी प्रभावती देवी है वो किसकी पुत्री थी, किसकी पुत्री थी बच्चों, तो कहिएगा पुत्री थी बच्चों किसकी, ब्रज किशोर ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। हो गया, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर कुछ भी पूछ लीजिए फटाफट हमें याद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। मेरे बच्चे अगले पेज में कहते हैं शिक्षा। आप लोगों को याद होगा फुल बैच में पढ़ने वाले बच्चों के कि शिक्षा के बारे में, आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो आरंभिक मतलब शुरू में जो पढ़ाई हुई बच्चों वो अपने घर से हुई। आरंभिक शिक्षा कहाँ से, घर से। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिला हुए। कहते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। यहां से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण की आरंभिक शिक्षा यानी शुरू की पढ़ाई कहां से हुई, कहिएगा घर से हुई। कहते हैं घर के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना नामांकन कहाँ किया, तो बच्चों अपना नामांकन कहाँ करवाया, तो बच्चों याद रखिएगा, कहिएगा कि पटना कॉलेजिएट पटना में, यानी पटना पढ़ने के लिए गए, पटना पढ़ने के लिए गए। उसके बाद बच्चों अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। पूछा जाएगा किस आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, तो आपको कहना है मेरे बच्चे असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। मेरे बच्चे असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। क्या आप ये साल बता सकते हैं किस वर्ष असहयोग आंदोलन हुआ था? जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, जो भी आर्ट्स के बच्चे होंगे उनको ज़्यादा याद होगा, ऐसे साइंस वाले भी क्लास 10th में तो आप लोग पढ़े होंगे। किस वर्ष असहयोग आंदोलन हुआ था मेरे बच्चे बताइएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है मेरे बच्चे, लिखा हुआ आंसर है वर्ष 1920 में, वर्ष 1922 में तो चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, है ना। वर्ष 1920 होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, 20 हुआ था ना, हम भी पहले पढ़ाते थे बच्चों, है ना, हिस्ट्री वगैरह ये सब। तो 1920 में हुआ था ना असहयोग आंदोलन, तो 1920 में मेरे बच्चे, तो 1920 में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है बच्चों कि वर्ष 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, वहां कैलिफोर्निया बर्कले, है ना मेरे बच्चे, विस्किंसन, है ना, मेडिसन आदि विश्वविद्यालय से BA MA मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए थे। सबसे पहला सवाल, जेन्युइन सवाल जो पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए थे, कहिएगा वर्ष 1922 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश, है ना मेरे बच्चे,
मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा जयप्रकाश जी ने कहां पर ग्रहण की थी? मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा जयप्रकाश नारायण जी ने कहां ग्रहण की थी? तो कहिएगा मेरे बच्चे, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में ग्रहण की थी। बच्चों कहां पर? अमेरिका में ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर सके और देश लौट गए। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका से वापस लौट गए थे? किसके स्वास्थ्य खराब होने के कारण जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर लौट गए थे? किसकी वजह से? तो कहिएगा बच्चों मां, है ना, मां। कहिएगा बच्चों मां की, है ना, मां के अस्वस्थ होने की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर चले आए थे। यहां तक समझ में आ रहा है तो दिल बनाकर भेजते चलिए गुरुदेव, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ना बच्चों, पूछा जाएगा कृतियां मतलब रचना। सबसे इंपॉर्टेंट रचना जो आपसे पूछा जाएगा बस एक ही है बच्चों, वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, है ना बच्चों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 2026 के लिए स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन में कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, JPN। कहते हैं सम्मान और पुरस्कार। वर्ष 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए, है ना, मैग्सेस अवार्ड मिला है। मैग्सेस अवार्ड मिला है वर्ष 1965 में, और मरने के बाद 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? बच्चों जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए मिला है पुरस्कार जिसका नाम है मैग्सेस। बच्चों क्या नाम है? मैग्सेस पुरस्कार। मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस अवार्ड मिला है। और बच्चों यहां पर मैग्सेस अवार्ड मिला है समाज सेवा के लिए। पूछा जाएगा कि समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण जी को ये जो मैग्सेस अवार्ड है वो कब मिला है? तो कहिएगा वर्ष 1965 में मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? तो वर्ष 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो मेरे बच्चे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, है ना। मैग्सेस अवार्ड बच्चों किसे मिला है? तो जयप्रकाश नारायण को कब मिला है? 1965 में। किस लिए मिला है? तो कहिएगा समाज सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। कहते हैं मरने के बाद कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मरने के बाद मिला है बच्चों भारत रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मेरे बच्चे, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, जो इन्हें मिला है वर्ष 1998 ईस्वी में। तो मुझे उम्मीद है यहां से कोई भी सवाल पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आप आराम से बना पाओगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हर क्वेश्चन को बना पाओगे। तो दिल बनाकर भेज देना कि गुरुदेव हम बना देंगे, बहुत अच्छे से बना देंगे। मुझे विश्वास है आप लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बाकी बच्चों लाइक आप लोग नहीं किए हैं सेशन को, तो मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए बच्चों। अब लगभग 12,000 के बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, कम से कम लाइक सब लोग सेशन को कर दीजिएगा तो बड़ा अच्छा होता। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़िए, क्योंकि यहां से परीक्षा में सवाल आता है। पहला सवाल पूछा जाता है 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि उस समय, क्योंकि हमारा देश गुलाम था बच्चों। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? आप सभी को पता है कि हमारा देश वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ। उसके पहले हमारा देश लगभग 200 वर्षों से क्या था? गुलाम था। तो उस समय जब अपना देश गुलाम था और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि हमारा देश बच्चों स्वतंत्र हो, इसलिए उन्होंने किस पार्टी का चयन किया? क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई में उस समय सबसे आगे कांग्रेस पार्टी ही थी। तो प्यारे बच्चों कहते हैं वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1932 में सविनय माफ कीजिएगा, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। तो बच्चों जेल कब गए थे? 1932 में। कहते हैं कि इनको एक बार फिर आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा था। बच्चों देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी?
कब देश में आपातकाल लागू हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। तो वर्ष 1977 में अपने देश में क्या था बच्चों, आपातकाल, है ना, आपातकाल था, यानी बच्चों इमरजेंसी लागू हुआ था वर्ष 1977 में। यानी कि जनता इतनी उग्र हो गई थी सरकार के खिलाफ में कि सरकार ने कह दिया भाई कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दो, और वर्ष 1977 में देश में आपातकाल की घोषणा हो गई थी। याद रखिएगा बच्चों, है ना। तो कहते हैं पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, यहां से 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे। पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए, तो कहिएगा 1929 में। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे, तो कहिएगा वर्ष 1932 में। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो देश में आपातकाल की घोषणा वर्ष 1977 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस पेज से अगर सब कुछ क्लियर है तो दिल बनाकर भेजिए कि सर इस पेज से हमें हर चीज क्लियर है, कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चों। अच्छा 77 नहीं बच्चों, 75 होना चाहिए ना। एक सेकंड बच्चों, मिस्टेक हो गया शायद ना, हम भी गलत कर दिए। इमरजेंसी तो 75 में लगा था बच्चों, 77 तक शायद 18 महीना तक रहा था ना। सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। वर्ष 1975 में ही इमरजेंसी लागू हो गया था, वर्ष 1975 होना चाहिए ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं कि जेपी यानी जयप्रकाश जेपी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में नासिक जेल में रखा गया था। तो बच्चों याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में कौन से जेल में रखा गया था। इस डाटा में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पहले 32 लिखा फिर 30 लिख दिए हैं, तो यहां पर मुझे एक बार देखना पड़ेगा लगता है। जेल का नाम बताइए, किस जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, मेरे बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब जेपी को पकड़ा गया था तो जेल का नाम बताइए, किस जेल में रखा गया था। तो जेल का नाम था बच्चों नासिक, है ना। नासिक कहाँ पड़ता है गुरुजी, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है नासिक का प्याज बड़ा फेमस है, तो कभी सुनते रहते हैं किसी के मुंह से, तो मुझे याद है कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि जेपी जी को कई जेलों में रखा गया था, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से इन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। बच्चों देखो, जेपी को बहुत सारे जेल में रखा गया था, यानी सबसे प्रमुख जेल जहां ज्यादा दिन रहे हैं जेपी, वह जेल का नाम बताइए। जहां पर जयप्रकाश नारायण जी बहुत ज्यादा दिन तक रहे हैं, उनका नाम है हजारीबाग सेंट्रल जेल। क्या नाम है, हजारीबाग सेंट्रल जेल। फिर 1939 में और 43 में भी जेल गए हैं, यानी बच्चों कई बार जेल गए हैं, ठीक है ना। हम लोग के गांव में जो बच्चों बहुत अपराधी होते हैं, जो छीन छोड़ का काम करते हैं, जो बच्चों ऐसे खैनी खाएंगे रोड के किनारे, ठीक है ना, रोड के किनारे ऐसे खैनी खाएंगे और कोई मोटरसाइकिल वाला को गड़िया देंगे, 2-4 थप्पड़ मार देंगे, और फिर उधर से पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद इनको पकड़ के लेके जाती है। अब जब वहां से आएंगे छूट करके तो गांव में पूछते हैं कैसना मजा लगलो कहते हैं मर्दे जेल जाए, है ना, मर्दे जेल जाता है। क्या बोलेगा, मर्दे जेल जाता है मेरे बच्चे, है ना है ना। बोलेगा कि कुकुर बिलाई जेल नहीं जाता है, मर्द जेल जाता है। तो ये कहने का बात है, समझे कि नहीं। तो मर्द जेल जाता है तो कोई बढ़िया काम करके जाइए, किसी के ऊपर थूक दिए, किसी को 2-4 थप्पड़ मार दिए, किसी को गड़िया दिए, इस सब में अगर जेल चले गए तो फिर आप मर्द कहाँ से हुए, है ना। चलिए बच्चों बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए, है ना तो बढ़ जाए आगे। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में लिखा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई है, किस पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई है। तो पार्टी का नाम बताइएगा। पार्टी का नाम है बच्चों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना। किस पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई है, तो कांग्रेस बच्चों, यानी कि सी सोशलिस्ट और पार्टी, तो सीपीएस में, है ना, माफ कीजिएगा सीएसपी में। आगे है कि इनको 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली थी। पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष के आंदोलन में अधिक प्रसिद्धि मिली, यानी कब ये पूरे देश में फेमस हो गए थे, ज्यादा प्रसिद्धि किस आंदोलन में मिली थी। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस वर्ष जेपी को ज्यादा प्रसिद्धि मिली, तो कहिएगा वर्ष 1942 में जेपी को ज्यादा प्रसिद्धि मिली। कहते हैं आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका अपना योगदान था। बच्चों पूछा जाएगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। आपको याद रखना है, वर्ष 1952 में हुआ था। अगर यहां तक हो गया बच्चों तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। क्वेश्चन 3 ठो पूछा जाएगा। पहला, किस पार्टी के गठन में जेपी की अहम भूमिका है? तो कहना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला है बच्चों, किस वर्ष के आंदोलन में जेपी को विशेष प्रसिद्धि मिली? तो कहना है वर्ष 1942। और अगला क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों को आंसर आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में। अगले पेज में लिखा है मेरे बच्चे, अगले पेज में कि 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहते हैं इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। मेरे बच्चे आपको पता होगा कि जनता पार्टी क्या है ना, मेरे बच्चे क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे कि आज जो बच्चों हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये सब पार्टी जनता पार्टी से ही टूटकर बना है। तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की आई थी? याद है आप लोगों को? क्लास 10th में पढ़ाए थे कि गैर कांग्रेसी सरकार भारत में पहली बार मेरे बच्चे है ना गैर कांग्रेसी सरकार है ना, गैर कांग्रेसी सरकार भारत में मेरे बच्चे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की आई थी? तो हम लोग कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार भारत में पहली बार आई थी जो गैर कांग्रेसी थी, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर। यानी 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 1977 तक बच्चों एक के पार्टी का सरकार था जिसका नाम है बच्चों कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस जिसका नाम है। अब कांग्रेस को हटा करके देश में पहली बार है ना बच्चों जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे मेरे बच्चे, है ना, मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, मेरे हर सवाल का जवाब आपको देना है। पहला सवाल है मेरा कि जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय आंदोलन से किस वर्ष जुड़े थे? मेरा पहला बच्चों बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय आंदोलन से पहली बार कब जुड़े थे? तो आपको लिखकर भेजना है मेरे बच्चे, कब जुड़े थे? तो आंसर लिखकर भेजना है 1954 में। अगला क्वेश्चन कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब सवाल ये पूछा जाए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब आपको लिखना है जय प्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश जी ने कब किया था, किस वर्ष किया था? तो वर्ष जब पूछा जाएगा तो कहना है 1974 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था? किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो कहना है जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था। ये सब क्वेश्चन बच्चों आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आगे जाकर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहां पर भी जेपी के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए इस पेज से। अगर आपको डाउट क्लियर है, सब कुछ पता है, तो प्यारा सा दिल बनाकर मुझे भेज दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको और देंगे। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण जानकारी का खजाना है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों जो उनके विरोधी हैं, है ना, जयप्रकाश नारायण के जो विरोधी हैं वो जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? कहते हैं अमेरिका का दलाल। क्या कहते हैं? अमेरिका का दलाल, क्योंकि अमेरिका से पढ़कर आए थे। तो पार्टी लोग चिढ़ाते हैं ना, जैसे बच्चों राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते हैं, चिढ़ाते हैं, है कि नहीं है? तेजस्वी यादव जी को नौमी फैल कह करके लोग चिढ़ाते हैं। अब चिढ़ाने का मोदी जी को बच्चों कुछ और कह करके, है ना, वोट चोर कहते हैं। तो अलग अलग चीज कह करके लोग क्या कहता है, चिढ़ाते हैं बच्चों, है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी को चिढ़ाते थे अमेरिका का दलाल कह करके। कहते हैं कि जेपी जी ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बच्चों छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है जेपी जी ने कब किया था? पूछा जाएगा बच्चों, कब किया जाए था, है ना। तो बच्चों लिखना है कब किया था? तो 1974 में। किसका नेतृत्व? तो कहिएगा छात्र आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है मेरे बच्चे कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जेपी की स्थिति बुढ़ापे और बीमारी वाली थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व, है ना, छात्र आंदोलन का नेतृत्व बच्चों, छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है, नेतृत्व संभालते समय बच्चों जेपी की स्थिति कैसी थी? तो आप क्या बोलेंगे
छात्र आंदोलन का नेतृत्व मेरे बच्चे संभालते समय, छात्र आंदोलन का नेतृत्व संभालते समय जेपी की स्थिति कैसी थी? तो बताइए बच्चों कैसे लिखना है? तो आपको लिखना है बुढ़ापे और बच्चों बीमारी, बुढ़ापे और बीमारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य क्या है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य क्या है मेरे बच्चे, बताओ जल्दी से। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? थोड़ा जल्दी बताइएगा बच्चों। तो कहते हैं मार्क्सवाद तथा, है ना, मार्क्सवाद, ध्यान दीजिएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य क्या है? तो कहिएगा बच्चों दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। क्या कहना है? लिखना है बच्चों दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेपी किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? जेपी किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? जेपी बच्चों किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? तो लिखना है बच्चों दल विहीन लोकतंत्र, दल विहीन लोकतंत्र। आगे लिखा है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा, खोज के क्या आंसर करना है ना। जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया जाएगा, तो कहिएगा बच्चों लोकनायक कहा जाता है। या क्वेश्चन ऐसा होगा कि लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जानते हैं लोकनायक? तो जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। तो मेरे बच्चे यहां से 4-5 ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप बता देंगे तो दिल बनाकर भेजिए। पहला कि जब छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण स्वीकार कर रहे थे उस समय कैसी स्थिति थी? पहला क्वेश्चन। तो कहना है बुढ़ापा और बीमार थे, बूढ़े थे और बीमार थे। दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना कौन चाहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण। बच्चों पूछा जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य क्या है? तो दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना। मेरे बच्चे लोग जयप्रकाश नारायण को, जनता जो है, लोग जो है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं? तो लोकनायक के रूप में जानते हैं। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण जो 1924 में मार्क्सवादी बने थे। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए जेपी को सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना, सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने? बहुत बार पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? कहिएगा वर्ष 1924 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर किसने लेख लिखा है? बिहार की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख किसने लिखा है? बिहार की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख किसने लिखा है? तो कहिएगा बच्चों जेपी ने लिखा है या जेपीएन ने लिखा है, जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। और बच्चों पूछा जाएगा किस रचना पर या किस लेख पर, ऐसे बच्चों किस लेख पर जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? किस लेख पर सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? किस लेख पर? तो आपको लिखना है बच्चों किस लेख पर मिला है? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। आगे बच्चों कि जेपी के पिताजी नहर विभाग में काम करते थे। अगला सर्वोदय के संस्थापक विनोबा भावे हैं। मद्रास में जयप्रकाश नारायण ईश्वर अय्यर के यहाँ पर थे। बच्चों इस चैप्टर में कहीं पर आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब मद्रास गए थे, जब मद्रास जयप्रकाश नारायण गए थे तो वो किसके घर पे रुके थे, किसके घर पर आए थे, किसके घर पर आए थे? तो कहिएगा नाम है ईश्वर अय्यर, है ना। जयप्रकाश नारायण के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? कहिएगा नहर विभाग में काम करते थे। सर्वोदय आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। बच्चों विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ब्रेन ऑफ मुंबई। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वहां एक जगह, है ना, एक जगह कहा गया है ब्रेन ऑफ बम्बई। तो बच्चों ब्रेन ऑफ बम्बई यानी कि बच्चों बम्बई का दिमाग किसे कहा गया है? बम्बई का दिमाग, राजनीति में बम्बई का दिमाग किसे कहते हैं? तो उमा शंकर को कहा गया है, उमा शंकर को कहा गया है। बच्चों जैसे लेनिन 1924 ईस्वी में मरे थे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। कहते हैं जेपी दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो बच्चों यहां से 3 क्वेश्चन हमने दिया है और ये तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। बन जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजते चलिए फटाफट से कि सर ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में खोज कर मारना है उमा शंकर, उमा शंकर। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? खोज के आंसर मारना है 1924। अगला है जेपी,
किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? खोज के मारना है दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है फ्री प्रेस। क्या लिखा है? फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे, है ना? कहते हैं फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक जो है इस चैप्टर में पढ़ना था, सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद। कौन थे बच्चों? सदानंद जी थे। कहते हैं कि जेपी के पिता नहर विभाग में जिलादार थे। नहर विभाग में काम करते थे, लेकिन कौन से विभाग ना, कौन से पोस्ट पर? तो कहिएगा जिलादार के पोस्ट पर, मतलब कि जिलादार के पोस्ट पर। कहते हैं कि नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जेपी के रेवेन्यू असिस्टेंट बने, है ना? कहते हैं बच्चों उसके बाद जिलादार बनने के बाद क्या बने थे? तो रेवेन्यू असिस्टेंट बने थे। जेपी का संपूर्ण भाषण जन मुक्ति पुस्तक में संकलित है। कहते हैं कि हम लोग उनका छोटा भाषण पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पूरा भाषण है जयप्रकाश नारायण ने जो 5 जून 1974 को भाषण दिया था, जो 5 जून 1974 में जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था, उसका छोटा सा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। बहुत छोटा सा भाग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों ये बताइए, अगर आपको संपूर्ण भाषण पढ़ना है, अगर आपको संपूर्ण भाषण जयप्रकाश नारायण ने जो 5 तारीख को दिया था, वो संपूर्ण भाषण आपको कहाँ मिलेगा? तो गुरुजी संपूर्ण भाषण अगर आपको पढ़ना है तो उस पुस्तक का नाम है जन मुक्ति पुस्तक। क्या नाम है? जन मुक्ति, मतलब जन मुक्ति पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? तो बच्चों जन मुक्ति। उस पुस्तक का नाम है जन मुक्ति। तो यहां तक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। मेरे बच्चे यहां तक समझ में आया तो यस लिख करके भेजिए। अब हम लोग सीधा पढ़ेंगे। अब हम लोग सीधा क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर का सारांश। अब पढ़ेंगे सारांश। इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और परीक्षा में सबसे अधिक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन बच्चों इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करें, बताओ। आइए तो अच्छे से सुनिएगा बच्चों सारांश। इस चैप्टर का सारांश हम लिख कर लाए हैं आपको, यानी कि बहुत कम समय में चैप्टर को अगर समझना है तो सारांश पर पूरा ध्यान दीजिएगा। सारांश को सुनिए बच्चों बहुत ध्यान से। सारांश में लिखा है संपूर्ण क्रांति पाठ जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या है बच्चों? एक ऐतिहासिक भाषण है बच्चों, जिसे 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। इसमें उन्होंने छात्रों और जनता से शांति और अनुशासन के साथ क्रांति करने का आदेश दिया था। क्या कहा था बताइए? क्या जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सारे रेलवे स्टेशन को जला दो? क्या देश के सभी सरकारी घरों को जला दो? क्या ऐसा उन्होंने कहा था? रास्ते में चलने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के मारो? क्या ऐसा उन्होंने कहा था बच्चों? बताइए। नहीं सर। जितने भी देश के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको चॉकलेट, है ना, चॉकलेट बांटो, ऐसा कहा था? नहीं सर, कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि शांति और अनुशासन के साथ पूरे देश में क्या होना चाहिए? पूरे देश में बच्चों क्रांति होनी चाहिए। इस भाषण में उन्होंने कहा कि जनता भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान है। उन्होंने कहा कि बच्चों हमारे देश में भूखमरी चल रही है, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार है, कहीं पर जाइए कोई काम कराने बिना घूस देने से नहीं होता है, और अन्याय मतलब न्याय नहीं होता है, अन्याय है बच्चों। आइए कहते हैं शिक्षा मिलने के बावजूद भी लोग ठोकर खा रहे हैं। केवल नारे लगाने से गरीबी नहीं मिटेगी, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनका उद्देश्य दलविहीन लोकतंत्र स्थापित करना था। मेरे बच्चे, क्या दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना हो पाई? आप मुझे बताओ, यस और नो। नहीं गुरुजी, नहीं। अगर दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना हो जाती तो आज प्यारे बच्चों इतने दल क्या हमें दिखाई पड़ते? जो दल आप देख रहे हैं, अलग अलग दल, अभी बिहार में आप देखे होंगे कितना दल है, सब दल अपना अपना कैंडिडेट को खड़ा किया है कि नहीं है? चलिए, एक आदमी से पूछा गया कि फलना को आप वोट काहे दीजिएगा? बली, है ना, अभी बच्चों चुनाव में हम एक वीडियो देख रहे थे, पूछा गया कि फलना आदमी को आप वोट काहे दीजिएगा, फलना पार्टी को वोट काहे दीजिएगा? बताइए, एक ठो गुण बताइए कि फलना व्यक्ति को वोट काहे दीजिएगा। वो बोला कि हम उससे प्यार करते हैं, उस पार्टी से प्यार करते हैं, अगर उसमें बकरी को भी खड़ा कर दिया जाएगा तो हम उसी को वोट दे देंगे। बोला कि आपके जो क्षेत्र के प्रत्याशी हैं,
क्या वो अच्छा प्रत्याशी है? बोला हमको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, उस पार्टी को हम प्यार करते हैं, वो अगर बकरी को भी या कुत्ता को भी खड़ा कर देगा तो हम उसी को वोट दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अभी हम लोग, जब हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में दल वाला लोकतंत्र चल रहा है। हम लोग दल को देखते हैं, पार्टी को देख करके दल वाला लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन जयप्रकाश नारायण क्या चाहते थे? जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि हमारे देश में कोई दल हो ही ना और दल विहीन लोकतंत्र हो बच्चों। कहते हैं कि उनका उद्देश्य दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना था, इसलिए वे शांतिपूर्व संघर्ष कर रहे थे। शांतिपूर्व संघर्ष कर रहे थे। उनका लक्ष्य केवल सरकार से लड़ना नहीं था, बल्कि समाज के हर अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ना था। यह संघर्ष बिल्कुल निर्दलीय था, यानी किसी दल के साथ मिलकर नहीं था। तो बच्चों, क्या आप लिख पाओगे? अगर आपसे कभी पूछा जाए सारांश लिखने के लिए, तो क्या आप लिख पाओगे? यस लिख कर बताओ, क्या आप सारांश लिख दोगे? अगर आपको कभी सारांश पूछा जाएगा तो आप लिख दोगे यस और नो? गुरुदेव बिल्कुल लिख देंगे। अगर आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों ने भी देखा बच्चों सारांश हमने शुरू कहाँ से किया? हमने शुरू यहाँ से किया मेरे बच्चे, की संपूर्ण क्रांति पाठ है ना, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित ऐतिहासिक भाषण है, जिसमें 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। इसमें उन्होंने छात्रों और जनता से शांति और अनुशासन के साथ क्रांति करने का आदेश दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा कि जनता भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार और न्याय से परेशान है। शिक्षा मिलने के बावजूद भी लोग ठोकर खा रहे हैं। केवल नारा लगाने से गरीबी नहीं मिटेगी, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनका उद्देश्य दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना था, इसलिए वे शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे थे। उनका लक्ष्य केवल सरकार से लड़ना नहीं था, बल्कि समाज के हर अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ना था। यह संघर्ष बिल्कुल निर्दलीय था बच्चों। हो जाएगा? चलिए, तो अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। बोलिए कौन कौन तैयार हैं? कौन कौन तैयार हैं? सर फास्ट कीजिए। नहीं बच्चों, फास्ट नहीं पढ़ाते हैं। मेरे पास पढ़ना के लिए आपको थोड़ा समय लेकर आना पड़ेगा, है ना, समय लेकर आना पड़ेगा। चलिए, टेस्ट के लिए तैयार हैं? टेस्ट के लिए तैयार हैं तो बताइए। मेरे पास पढ़िएगा बाबू, तो थोड़ा समय लेकर आना पड़ेगा, है ना, फास्ट तो हम नहीं पढ़ाते हैं। आइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने। पहला सवाल कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे अभी जस्ट कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बच्चों कब, तो याद है मुझे 1902 में हुआ था। कहां हुआ था? तो सिताब दियारा में। तो 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए हैं, यानी किस नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए हैं? जननायक, लोकनायक, खलनायक या देवनायक? तो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम है? बच्चों, पिता का नाम हरसू दयाल मुझे याद है, माता का नाम फूल रानी। तो फूल रानी हरसू दयाल, हरखू दयाल नहीं होगा, है ना, हरखू दयाल नहीं होगा बच्चों, फूल कुमारी नहीं, है ना, हरखू नहीं, हरसू दयाल। हरसू दयाल ऑप्शन नंबर ए में सही है। जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अमेरिका गए थे 1922 में। 1924 में बच्चों, 1924 में क्या हुए थे? 1924 में मेरे बच्चे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मार्क्सवादी बने थे और 1929 में कांग्रेस से मिले थे। 1929 में कांग्रेस से मिले थे, 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, आपको याद होगा। अगला, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? तो सर्वोदय आंदोलन जो बच्चों विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, विनोबा, है ना, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था वर्ष 1952 बच्चों, क्योंकि इसके पहले 1942 में प्रसिद्ध हुए थे। 1942 में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। तो किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली थी? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रसिद्धि मिली थी और 1952 में बच्चों जाकर के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। 52 की 54 रे, सही है ना? 5 का सही आंसर बताइएगा। 5 का ए 54 होगा। हे भगवान, हम 52 लिख दिए। 1954 बच्चों, माफ कीजिए, आई एम रियली सॉरी बच्चों। 54 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 54 आंसर होगा, 52 नहीं, 54 होगा बच्चों, 54, सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? प्रभावती। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती पत्नी का नाम है, प्रभावती पत्नी का नाम है। नेक्स्ट बच्चों, जयप्रकाश नारायण पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब रहे थे? तो पटना का ना, देखो बच्चों 22 में तो अमेरिका चले गए थे, उसके पहले होगा। तो 23-24 को गोली मारो, 23-24 तो हो नहीं सकता है, 23-24 तो हो नहीं सकता है। तो पटना कॉलेज के छात्र कब रहे थे? तो 1921 में रहे थे। कब रहे थे? 1921 में।
1921 में पटना कॉलेज के छात्र रहे थे। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो बच्चों छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किया था। ऑप्शन ए। अगला, संपूर्ण क्रांति का पाठ है ना, संपूर्ण क्रांति पाठ कहां से लिया गया है? गांधी मैदान पटना में दिया गया भाषण, या कानपुर में दिया गया भाषण, लखनऊ में दिया गया भाषण, या हजारीबाग में दिया गया भाषण? तो बच्चों बताइएगा कहाँ का भाषण है ये जो भाषण हम लोग पढ़ रहे हैं? संजय सर ये गांधी मैदान का भाषण है। जेपी कब मार्क्सवादी बने थे? याद है हमको 1924 में मार्क्सवादी बने थे। जेपी के पिता किस विभाग में थे? नहर विभाग में थे। जेपी के पिता नहर विभाग में थे। जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था? बच्चों एकदम याद है हम लोगों को कि मैक्सेस पुरस्कार मिला था वर्ष 1965 में मिला था। भारत रत्न पुरस्कार 1998 में मिला था। तो दोनों याद है बच्चों, मैक्सेस पुरस्कार पूछा गया है तो 1965 सही होगा, है ना। भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? भारत रत्न पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो 1998 में मिला था। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो मेरे बच्चे सर्वोदय के संस्थापक विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। अगला है जयप्रकाश नारायण किस पाठ के जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम बताइए। त्रिश चैप्टर को लिखा है उदय प्रकाश ने, संपूर्ण क्रांति को लिखा है जयप्रकाश ने, जयप्रकाश नारायण ने। बातचीत को लिखा है किसने बच्चों? बालकृष्ण भट्ट ने। और भाषण थोड़ी होगा आंसर तो बच्चों संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी। अगला, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? हमने कहा कि वर्ष 1902 में जन्म हुआ, वर्ष 1979 में मृत्यु हुआ था। 79 में 77 साल जीवित रहे थे, 77 साल। तो 79 में जनना मृत्यु हुआ बच्चों, 79 मृत्यु हुआ था, 79, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताइएगा। बचपन में इन्हें बाउल कहा जाता था, बाउल, है ना, बाउल बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मद्रास में जयप्रकाश नारायण किनके यहाँ पर टिके थे? यानी किसके घर पे ठहरे थे मद्रास में? तो याद कीजिए ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। अगला क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बम्बई उमा शंकर को कहा जाता है, उमा शंकर को कहा जाता है। लेनिन कब मरे थे बच्चों? एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश नारायण को रेणु जी क्या सुनाए थे? तो रेणु जी ने कविता सुनाई थी। जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने कविता सुनाई थी। जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे? स्टार लगा लीजिए, परीक्षा के लिए 100% आएगा बच्चों कि जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे? तो जेपी बच्चों दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे, ऑप्शन ए सही है। दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहां ले जाया गया था? तो बच्चों विलिंगटन नर्सिंग होम में, विलिंगटन नर्सिंग होम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेपी के पिता क्या थे? नन गेजेट अफसर थे, है ना, गेजेट अफसर थे, प्रोफेसर थे, या बच्चों नेता थे? अब ये क्वेश्चन तो भाई नन गेजेट या गेजेट, तो 24 का सही उत्तर है बच्चों कि नन गेजेट अफसर थे। एक दो क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे वो बच्चों अंदर से पूछा गया है, तो उसका आंसर आप लोग को बता देते हैं, पूरा अंदर से डीप से पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण के विरोधी जन उन्हें कहाँ का दलाल कहते थे? जितने भी विरोधी लोग थे जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ का दलाल कहते थे? तो उन्हें बच्चों अमेरिका का दलाल कहते थे। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, जेपी के पिता नहर, है ना, पिताजी नहर विभाग में क्या थे? जिलादार थे बच्चों, जिलादार पढ़े थे हम लोग अभी कि जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे? तो बच्चों लोकतंत्र कैसा हो? दल विहीन लोकतंत्र चाहते थे। अगला, नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? पहले बच्चों जिलादार बने, उसके बाद क्या बने? रेवेन्यू असिस्टेंट बने, या है ना रेवेन्यू अफसर बने, या वकील बने, या बच्चों शिक्षक बने? तो नहर विभाग के जिलादार बनने के बाद, नहर विभाग के जिलादार बनने के बाद जयप्रकाश नारायण के पिता रेवेन्यू असिस्टेंट बने थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? साम्यवाद का, समाजवाद का, अधिनायकवाद का, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का? तो बच्चों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जल्दी बताओ सही उत्तर। तो दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। अगला क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है?
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए थे? वह डेट कौन सा था? किस डेट को भाषण दिए थे? तो डेट याद कीजिए बच्चों, 5 जून 1974 को भाषण दिया था। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति भाषण किस पुस्तक में है? यानी बच्चों अगर हम संपूर्ण भाषण देखना चाहें, जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में है? तो जन मुक्ति पुस्तक है बच्चों, जन मुक्ति पुस्तक में है। अगला, जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे? यानी पढ़ने के लिए अमेरिका कब गए थे? तो पढ़ने के लिए वर्ष 1922 में अमेरिका गए थे। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, जल्दी बताओ कि आप लोगों ने टोटल 34 सवाल में से आपने कितना सही किया है? 34 में से एकदम सही बताइएगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम देखते रहियो। अगर आप झूठ बोलेंगे बच्चों तो हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो झूठ नहीं बोलना है ना। चलिए तो जल्दी बताइएगा, आप लोगों ने टोटल 34 में सर 30 सही हुआ है, 33 सही हुआ है, 29 सही हुआ है, 20 सही हुआ है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस मेकस परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बबुआ मेरे, उतना अच्छा होता जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मेरे बच्चे सब कोई बना लेते हैं, जो पास करने वाले बच्चे वो भी बनाते हैं, लेकिन जिनको टॉपर बनना है उनको बच्चों हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, तो पहले हमारा हमला किस पर होता है? पहले हमारा हमला होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से पूछे गए हैं, उसका जवाब क्या है। पहला बच्चों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वे किसकी पुत्री थी? ये सवाल बिहार बोर्ड ने 2 बार पूछा है, 19 और 20 में। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। वे किनकी पुत्री थी? वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। बच्चों लिख देंगे तो यस लिख कर भेजिए। सर अगर ये क्वेश्चन फिर से 2026 में आ जाए कि भाई जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और उनकी पत्नी किसकी पुत्री है, तो हम बता देंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? वे चाहते थे कि हम नेतृत्व तो दें, लेकिन बच्चों हमको किसी का बंदिश ना हो। जयप्रकाश नारायण कहते थे मुझे नेता नहीं बनना है, मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। मुझे सामने खड़ा करके और कोई पीछे से डिक्टेट करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। यानी वो चाहते थे कि भाई अगर हम नेता बनेंगे तो हम पीछे से अगर कोई हमको चलाएगा तो हम नहीं चलने वाले हैं। लिख दोगे तो बताइए। सर 25 का ऑप्शन गलत है, हो सकता है मेरे बच्चे, एक आध मिस्टेक हो जाता है। लिख देंगे तो यस लिखकर बताइए कि है ना, कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व चाहते थे? वो ऐसा नेतृत्व चाहते थे जहां पर कोई उन्हें पीछे से आदेश नहीं दे। अगला, नारायण और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया था? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नारायण और नेहरू की, बच्चों नारायण नहीं बच्चों, मेरे ख्याल से गांधी होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि गांधी और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख? तो देखो बच्चों, उन्होंने कहा था ना कि हम विरोध तो नेहरू जी का भी करते हैं, विरोध तो गांधी जी का भी करते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं हमारा कभी हमसे, हम दोनों में बच्चों लड़ाई नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में कहा कि नारायण और नेहरू में एक विशेष महानता छिपी हुई है ना। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे, वे आलोचनाओं का सम्मान करते थे, वे सभी को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। तो बच्चों वहां नारायण होना चाहिए या गांधी होना चाहिए? आप लोग मुझे बताइए, क्या वहां पर नारायण होना चाहिए? नारायण कौन है बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो जो क्वेश्चन में नारायण लिखा गया है, क्या वहां नारायण होना चाहिए या गांधी होना चाहिए? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि टाइपिस्ट महोदय ने गलती किया हो, नारायण तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक गांधी जी होना चाहिए। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ाया वहां नारायण तो कहीं नहीं है ना। मेरे बच्चे बताओ। सर 25 का गलत है, हो सकता है मेरे बच्चे बताओ, गांधी जी होना चाहिए बच्चों। तो सब लोग इसको कट करके नारायण की जगह पर क्या लिख दीजिएगा? गांधी। बच्चों गांधी लिख दीजिएगा, यहां पर भी बच्चों गांधी हो जाएगा, है ना। गांधी होना चाहिए बच्चों, गांधी जी, ठीक है ना। नारायण तो नहीं होना चाहिए। सर नारायण होगा? अरे चलिए चलिए, जो भी है अगला बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए?
मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए? उन्होंने बताया कि अभी देखो कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ रही है, आजादी दिलाने में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस के साथ जुड़े। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वे अमेरिका प्रवास के दौरान घोर कम्युनिस्ट थे, अतः वे देश लौटे तो अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी आप कह सकते हैं उस समय कांग्रेस ज्यादा एक्टिव थी बच्चों, सीधा बात यही है। लिख देंगे तो यस बताइए, यस सर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। यानी यहां पर इस चैप्टर में एक जगह आया है बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है बच्चों, जो वर्तमान की सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देना है, नया सरकार बनाना है। इसका लक्ष्य है जनता की सरकार के खिलाफ, है ना। कहते हैं इसका लक्ष्य है जनता की सरकार के खिलाफ और शोषितों की शोषकों के खिलाफ मुट्ठी बांधना और उसे इस धरती से मार भगाना। तो बच्चों बंधी हुई मुट्ठी का यही उद्देश्य है कि भाई कि इसका लक्ष्य यही है कि जनता की सरकार के खिलाफ, शोषितों की शोषकों के खिलाफ मुट्ठी बांधना और उसे धरती से मार भगाना है। आगे बच्चों जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। तो कहते हैं बच्चों डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का शत्रु कौन है। तो लोकतंत्र का शत्रु कौन है बच्चों? जो जनता के काम में बाधा उत्पन्न करे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु वो लोग हैं जो जनता के कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी और गोली चलाते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे देश में शिक्षकों के ऊपर भी लाठी चली थी, आपको याद होगा। हमारे देश में शिक्षकों के ऊपर में भी बहुत लाठी चली थी जब बच्चों, है ना, जब क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। तो उनको जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं वही लोकतंत्र के, वही डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार हम उन्हें क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र के दुश्मन कह सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु वे लोग हैं जो जनता के कामों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उनके ऊपर लाठी और गोली बरसाते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के विचार से सहमत हैं? इसे दूर करने का क्या सुझाव है? तो भ्रष्टाचार का जड़ बच्चों, जो भ्रष्टाचार फैला है इसका जड़ क्या है? तो चुनाव का खर्च ही भ्रष्टाचार का जड़ है। अब बच्चों मान लीजिए कि जो विधायक 2 करोड़ रुपया खर्चा किया है, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? जो पार्टी 1000 करोड़ रुपया खर्चा की है अपना सरकार बनाने में, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगी? बस मेरा जवाब दीजिएगा यस और नो। तो मेरे बच्चे 100% देश में भ्रष्टाचार होने का सबसे बड़ा एक ठो मुखिया जो बनता है ना आजकल, तो वह 20 लाख रुपया खर्चा करता है। 20 लाख, कहीं कहीं पर अगर अच्छा टक्कर है तो 2-2 करोड़ रुपया। तो 2-2 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर कोई मुखिया बनेगा तो जनता का सेवा करेगा? बताइएगा। वो सब भ्रष्टाचार करता है। तो भ्रष्टाचार का सबसे मेन जड़ है चुनावी खर्च बच्चों। चुनाव का खर्च ही भ्रष्टाचार की जड़ है, क्योंकि चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होता है। जेपी चाहते हैं चुनाव का खर्च कम होना चाहिए और चुनाव पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जड़ भ्रष्टाचार का क्या है? चुनावी खर्चा बच्चों। दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थिति में हुआ था? इस चैप्टर में दिनकर जी के बारे में लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का निधन रामनाथ गोयन के यहां हुआ। उन्हें वहां पर रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, पर उनका हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, जिस कारण वह उनका निधन हो गया। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ, तो दिनकर जी का निधन बच्चों एक आदमी है जिनका नाम है रामनाथ गोयन, है ना। रामनाथ गोयन के घर पर उन्हें हार्ट अटैक हुआ और जब उसको अस्पताल लेकर जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो बच्चों लघु क्वेश्चन को अगर आप लोग लिख पाएंगे तो मुझे जल्दी से दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी की लघु का तो गर्दा छोड़ा देंगे सर, लघु का गर्दा छोड़ा देंगे। बस 5 मिनट और दीजिए बच्चों, पढ़ाई को आप 5 मिनट और दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। दीर्घ में हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों टोटल 4 क्वेश्चन। चलिए कहते हैं दीर्घ में लिखा है मेरे बच्चे कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। जो वो कहते हैं कि भाई संघर्ष समिति बनाओ, है ना, मतलब जैसे मतलब अलग अलग समिति बना है ना, कोई आरएसएस बना के रखा है, कोई एबीपीबी बना के रखा है, कोई कुछ बना के। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्न अपेक्षाएं। पहला अपेक्षा यह है कि संघर्ष समितियां जनता या छात्रों की होगी। दूसरा, उनका काम केवल शासन करना नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। दूसरा ये है। तीसरा, गांव के छोटे अफसर हों या बड़े कर्मचारी, घूसखोरी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। गांव के किसानों पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। गांव में हो रहे सभी अन्यायों
को संघर्ष समिति रोकेगी। तो बच्चों संघर्ष समिति से ये उनकी अपेक्षाएं हैं कि भाई अगर हम संघर्ष समिति को बनाते हैं तो बच्चों ये सब काम होगा कि संघर्ष समिति में जो काम करने वाले लोग होंगे, जो उसमें जुड़ेंगे लोग, मेंबर जो होंगे, वो या तो जनता होंगे या तो छात्र होंगे। उनका काम केवल शासन करना नहीं होगा बल्कि समाज के हर अन्याय से लड़ना होगा। बच्चों आजकल देखते हैं आए दिन रेप हो जाता है, किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, तो इन सब से भी लड़ना है। आगे गांव के छोटे अफसर हो या बड़े कर्मचारी, अगर वो घूस ले रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ना है। गांव में किसान पर अगर अत्याचार हो रहा है, कोई ज्यादा लगान ले रहा है, तो उनके ऊपर भी अन्याय है ना, उनके ऊपर भी उनसे भी लड़ना है। गांव में हो रहे सभी अन्याय से संघर्ष समितियों को लड़ना है। तो ये कहते थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि में कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित की है आपको? तो मेरे बच्चे बताइए, जब वो छात्र जीवन में थे तो क्या बहुत अमीर थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो बहुत अमीर थे या गरीबी में उनका जीवन बीता है? तो बहुत ही गरीबी में उनका जीवन बीता है बच्चों। आपको पता है वहां पर काम कर करके इन्होंने पढ़ाई की है। तो छात्र जीवन जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा है ना, छात्र जीवन लिख के डैश देना है, लिखना है। जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इसके बाद उन्होंने पटना के कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उन्होंने बिहार विद्यापीठ से ISC पास किए। अमेरिका प्रवास के बारे में बताना है। कहते हैं जयप्रकाश नारायण के पिताजी बहुत गरीब थे, बेटे को अमेरिका भेजने में सक्षम नहीं थे, लेकिन जेपी सुने थे कि अमेरिका में छात्र मजदूरी करके पढ़ सकता है, इसलिए वे अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने मजदूरी करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से समाजवाद और मार्क्सवाद का अध्ययन किया। उनकी मां बहुत बीमार थी, जिस कारण वे PhD पूरा नहीं कर सके और भारत लौट आए। तो प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे? अमेरिका प्रवास में जो उनके साथ हुआ, जितनी मेहनत उन्होंने की, क्या आप लोग लिख दोगे? तो यस बताइए सर कि लिख देंगे। जयप्रकाश नारायण का अमेरिका प्रवास लिख देंगे कि कैसे उन्होंने बच्चों मजदूरी करके वहां पर पढ़ाई की और उन्होंने बच्चों कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में समाजवाद और मार्क्सवाद का अध्ययन किया। बाद में वो मम्मी बीमार पड़ गई तो वापस आ गए। कहते हैं कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? यानी कि बच्चों चुनाव के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के निम्न सुझाव थे। पहला सुझाव यही था कि मतदाता के लिए मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। मेरे बच्चे क्या आपको लगता है कि स्वच्छ है प्रक्रिया? सर प्रक्रिया अगर स्वच्छ भी है तो आए दिन आप सुनते हैं कहीं EVM हैक हो जाता है, कहीं वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है। तो मतदाता के लिए मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो, जनता को अपने प्रतिनिधि पर पूरा अधिकार हो, है ना। कैसे अधिकार हुआ? मुर्गा खा करके दारू पी के दीजिएगा वोट तो अधिकार होगा। चुनाव प्रक्रिया में कम से कम खर्चा हो, चुनाव के समय झूठा भाषण का प्रयोग ना हो। बच्चों बताइए, अगर लोग कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती है। आप सुने होंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी झूठ बोल दिए किसी से, बच्चों 1000 रुपए के स्टाम्प में कुछ किसी को लिख के दे दीजिए, है ना, जमीन उमीन का एग्रीमेंट कर दीजिए और समय आने पर उसको जमीन नहीं दीजिए, तो क्या आपके ऊपर केस होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाइयों बहनों, आपके ऊपर केस होगा या नहीं होगा? यस बिल्कुल होगा, हैं बिल्कुल होगा। लेकिन बच्चों नेताजी कुछ बोल के चले गए, है ना, कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हर साल फलना चीज मिलेगा, चिलना चीज मिलेगा, है मिलेगा, फलना ढिमकाना, कुछ बोल के चला गया। लेकिन क्या बच्चों अगर सरकार अपने वादा पूरा नहीं करती है तो क्या उनके ऊपर केस होता है? उनके ऊपर मुकदमा होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें जेल में डाला जाता है? नहीं बच्चों। तो यही पर जेपी कहते हैं कि चुनाव के समय झूठा भाषण का प्रयोग नहीं करें, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए। हमारा नेता वो काम करे जिससे लोकतंत्र का विकास हो। मेरे बच्चे यही था हमारा, कि यही सब चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भैया मेरे कि मतदान के लिए प्रक्रिया स्वच्छ स्वतंत्र हो, जनता को अपने प्रतिनिधि पर पूरा अधिकार हो, चुनाव प्रक्रिया में कम से कम खर्चा हो, चुनाव में सब है ना, चुनाव के समय झूठा भाषण का प्रयोग कोई नहीं कर सके। अब लास्ट बच्चों क्वेश्चन है दीर्घ में कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? कहते हैं कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में गहरा संबंध है। दोनों का उद्देश्य एक है ना, साम्यवाद मतलब जो समाज का ज्यादा फायदा करना चाहे, जो समाज को अधिक लाभ पहुंचाना चाहे, और बच्चों दलविहीन लोकतंत्र का भी यही उद्देश्य है कि समाज को लाभ हो। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में गहरा संबंध है। दोनों का उद्देश्य एक है ना, एक
ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां राजनीतिक दलों की आवश्यकता ना हो और सभी जनता समान रूप से भाग ले सके। दलविहीन में ग्राम सभा के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि साम्यवाद में राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है और एक बिना दल वाला सच्चा लोकतांत्रिक समाज बनता है। मेरे बच्चे, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बिना लोकतंत्र का आपको लगता है बच्चों, बिना दल का आपको लगता है कि लोकतंत्र चल पाएगा? लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं बताइए? लोकतंत्र का प्राण ही बच्चों, है ना, सॉरी प्राण ही ना रे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? दल को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? तो ऐसा एक है ना, ऐसा कोई बच्चों क्वेश्चन है ना, तो अभी तो दल को, अभी तो हम लोग सोचेंगे कि दल को हटा देंगे तो हमारा देश चल जाएगा, लोकतंत्र चलेगा, नहीं चलने वाला है। लेकिन उस समय अगर कुछ ऐसा होता तो जरूर चल सकता था। तो मेरे बच्चे बताइए, दीर्घ सवाल अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो क्या आप कोशिश करोगे, क्या आप लिख दोगे? तो जल्दी से दिल बनाकर भेजिए यस गुरुजी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है हमारा स्वप्रसंग व्याख्या। सबसे अच्छा क्या होता है सर? सबसे आसान लिखना होता है स्वप्रसंग व्याख्या। ये बच्चों जादू की तरह आसान होता है। क्वेश्चन है, व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। अब बताइए इसके बारे में लिखेंगे तो यह लाइन कहां से लिया गया है? प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है, यहां तक तो बच्चों सब ठोका लाइन यहां तक सेम होगा, कोई क्वेश्चन हो यही लाइन लिखेंगे, है ना। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो यही लाइन लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि हमें इंदिरा गांधी यानी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनके नीतियों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है और उनके कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगी, जो पॉलिसी गलत होगी, मैं उनका सदा विरोध करूंगा, मैं उनका सदा विरोध करूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा जेपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। बच्चों बताइएगा, ये जेपी कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि उस समय सरकार की नीतियां गलत थी, इसलिए मैं उनका आलोचना करता हूं। जनता को शांति से सभा करने नहीं दिया जाता था, उन्हें बलपूर्वक रोका जाता था, उन पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती थी। ऐसे लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। ऐसे लोग, जो लोग भी ऐसा करवाते हैं, ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। लिख देंगे बच्चों? तो यस बताओ, यस गुरुजी लिख देंगे। चलो बच्चों खत्म हो गया। तो यही चैप्टर था। आप लोग बहुत देर से सोच रहे थे कि सर कब खत्म होगा, सर कब खत्म होगा, सर कितना लंबा चैप्टर है। तो मेरे बच्चे चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कैसा लगा? मुझे पढ़ाकर बच्चों बहुत अच्छा लगा। रोज की तरह मैं जब चैप्टर खत्म करता हूं तो मेरे दिल में सुकून आता है, ऐसा लगता है कि बहुत मजा आया बच्चों। तो चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। कैसा लगा मेरे बच्चे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत, है ना, सभी लोग मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब कल क्या होने वाला है बताओ? नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चे काव्य खंड होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में काव्य खंड होने वाला है। और काव्य खंड का कौन सा चैप्टर? तो काव्य खंड का मेरे बच्चे पद होने वाला है, वो भी किसका? तुलसीदास का पद, है ना। तुलसीदास का पद होने वाला है, यानी चैप्टर नंबर 3, यानी क्रैश कोर्स का बच्चों हमारा 8वां क्लास कल होने वाला है। क्रैश C2 यानी क्रैश कोर्स का कौन सा क्लास होने वाला है मेरे बच्चे? कल अगर हम देखें हिंदी में तो क्रैश कोर्स का कौन सा क्लास होने वाला है? तो बच्चों 8वां क्लास होने वाला है, ठीक है ना। टेस्ट अगर नहीं लगा होगा तो टेस्ट लगवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुरुजी 5 घंटा का क्लास कब होगा सर? होगा बच्चों, थोड़ा वेट कीजिए, है ना। सब लोग सेशन को जरूर पसंद कर लीजिएगा, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा मेरे बच्चे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ के? सर लेकिन उससे ज्यादा आपसे हमको पढ़कर खुशी मिली बच्चों, होना चाहिए। पढ़ के आपको खुशी मिल रही, इसलिए तो बच्चों आपको लगता है। आप बताइए कंटेंट में मेहनत हुआ है कि नहीं? आप जरा सोच के देखिएगा, ऐसा कंटेंट बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। बस ईमानदारी से, बस पूरा ईमानदारी से सोच के बताइएगा कि पूरा लगभग 80 पेज का ये कंटेंट है, ठीक है। 80 पेज का कंटेंट है। आप कंटेंट के बारे में सोच के बताइएगा
क्या कंटेंट बनाने में मेहनत हुआ है कि नहीं, कि हम आकर के कुछ भी आपको पढ़ा दे रहे हैं कि नहीं सर, हम बच्चों से क्वेश्चन बन पाए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बच्चों से बन जाए। इसीलिए बच्चों कंटेंट पर मेहनत हुआ है कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है ना। क्या आप लोग ये उम्मीद किए थे ऐसा कि क्रैश कोर्स में संजय सर ऐसा कंटेंट देने वाले हैं इस बार? तो बच्चों मैंने कहा था ना कि मैं अपने जीवन का सबसे ज़्यादा मेहनत बच्चों जो मैंने अभी तक नहीं किया है वो मैं मेहनत 2025 के क्रैश कोर्स में करने वाला हूं, और मैं कर रहा हूं। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को बच्चों मैं पूरी तरीके से कंटेंट दे रहा हूं अच्छे से। चलो लव यू बच्चों, बाय बाय सभी को। ठीक है, मिलते हैं कल आप मैथ की क्लास में। बाय।